अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई भी नई चीज़ आती है तो घर का हर फर्द खुशियाँ मनाता है। अगर घर में एक नई ज़िंदगी आती है, यानी कि एक छोटा सा बेबी, एक प्यारा सा मेहमान जिसे हम कहते हैं, वो आता है, तो घर वाले सारी खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो खुशियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि ये हमारी जनरेशन को आगे लेके बढ़ेगा, और उनके दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त ज़्यादातर हमारे घर के बुज़ुर्ग फ्री भी होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अपनी सारी जो तरबियत है, जो शायद हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वो हम इन बच्चों को देंगे। और वो सिर्फ तरबियत के बारे में नहीं सोच रहे होते, उनको एक खिलौना मिल जाता है, और वो जो नाना नानी या दादा दादी जो रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ प्यार नहीं देता बल्कि तरबियत, तहज़ीब और अपने ट्रेडिशंस आगे पास करने की वजह से उनके साथ बैठ के उनको प्रॉपर टाइम देकर उनको समझाता है। अक्सर आपने भी बहुत सारी आयतें, सूरतें ऐसी हैं जो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से सीखी होंगी। बहुत सारी आपकी तरबियत की कुछ ऐसे अहम की जो कहते हैं ना कि सेंटेंसेस है जो आपके दिमाग में गूंजते हैं और आप कहते हैं आपकी गुट्ठी में बैठ गए, वो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ही विरसे में मिले होंगे। क्योंकि पता नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स उस भाग दौड़ में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में उस वक्त इतना बिज़ी होते हैं कि वो अपने बच्चों को वो तालीम, वो तरबियत जो उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होती है, वो आगे पास करने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो वो ज़िम्मेदारी एक्चुअली आपके ग्रैंड पेरेंट्स निभाते हैं। जो मिलेनियल्स हैं वो ऐसी जनरेशन है जो एक टेक्निकल दौर और एक ट्रेडिशनल दौर के बीच में थी, और उन्होंने वो दोनों दौर देखे तो बहुत ही बखूबी उन दोनों दौर को निभाने की कोशिश की, उनको समझ भी आई। लेकिन जो जेन ज़ीज़ और जेन अल्फ़ा हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके बीच में और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में जो एक गैप आना शुरू हो गया है, उसका जो मैं ये कहूँगी ज़िम्मेदार ठहराऊँगी, वो कुछ उनके हाथ में मौजूद वो सोशल मीडिया या उनके हाथ में मौजूद वो गैजेट्स हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारे उस्ताद, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमारे माँ बाप हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के हाथ में ये जो उस्ताद नाम की चीज़ आ गई है, और जो बहुत हद तक सही भी है, हमारे बच्चे उस चीज़ में फंस के रह गए। वो अपना एक परसेप्शन, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू कायम कर लेते हैं उन गैजेट्स की मदद से, उन मोबाइल फ़ोन्स या टैब्स की मदद से, जिसकी वजह से एक कोई टॉपिक ज़राए बहस बन जाता है। लाइक जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स की सोच है वो जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। माँ बाप एक्चुअली मोल्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो दोनों दौर देखे हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कुछ घरों में ग्रैंड पेरेंट्स और उनके नवासे नवासियों या पोते पोतियों के दरमियान थोड़ा गैप आता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खटकते हुए सवाल हैं जो अक्सर जाने अनजाने में दादी या नानी पूछ लेती हैं। हाय हाय, इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक क्यों नन्ना मुन्ना मेहमान नहीं आया, ये देर नहीं करना। सो माँ बाप थोड़ा गुरेज करते हैं इन सवाल जवाब में। उनको समझ आ गया कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन दादा दादी या नाना नानी अभी भी बहुत सारे घरों में उन्हीं रिवायात पर चलते आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि दूरियां बढ़ती जाएं। सो दूरियां बढ़ने से पहले उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आज अपने एक्सपर्ट से ये पूछते हैं कि हम एज माँ बाप इस गैप को, इस ब्रिज को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे दोबारा से दोनों जनरेशन्स को करीब किया जाए। क्या ऐसी चीज़ है जो दादा दादी, नाना नानी को नहीं करनी चाहिए बच्चों को लेकर, और क्या ऐसी चीज़ है जो इन जेन ज़ीज़ और जेन अल्फ़ा को
नहीं करनी चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आगे। सो आइए कोई एक बीच की राह निकालते हैं और अपनी जनरेशन्स को एक से इतने दूर नहीं होने देते, क्योंकि जब हम जुड़े रहेंगे सो हमारा ख़ानदान जुड़ा रहेगा, हमारा मुल्क जुड़ा रहेगा। और जिस तरह हम कहते हैं कि ये हमारा एक लेवरेज है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम या जॉइंट फैमिली सिस्टम, या लोगों के दिल मिले होना, या हमारे बुज़ुर्गों का ओल्ड हाउसेस में ज़्यादा ना होना, ये एक एडवांटेज है हमारे इस कल्चर का। इसको हमें हाथ से जाने नहीं देना। तो आइए समझते हैं कि गड़बड़े एक्चुअली हो कहाँ रही हैं, ये गिराहें बनती क्यों जा रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का एक खूबसूरत टॉपिक, और आई गेस इससे हर कोई रिलेट कर सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स और जेन जीज़ और जेन अल्फ़ा के दरमियान हम कोशिश कर रहे हैं उन गैप्स को, उन शिकवे शिकायत को दूर करने की, क्योंकि जब घर में कोई दूर नहीं कर रहा तो हमने कहा हम टीवी पे कर देते हैं, शायद आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सो आज की गेस्ट लिस्ट में हमारे साथ जो, ये कौन सी जेन एक्स होगी, जेन एक्स जनरेशन होगी, आई डोंट नो, पूछना पड़ेगा। कौन सी एक्स? हाँ, बूमर एक्स। अच्छा, बूमर एक्स, ओके। बूमर एक्स जनरेशन है भाई, अलग अलग नाम है मेरे जेनजी बच्चों को ही पता है, ये जो मेरे कान के उस तरफ बैठे हैं। मेरे साथ आज बड़े दिनों बाद नईम ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया कि लाहौर से माशाल्लाह आप आए। आपका शुक्रिया कि आपने याद किया, हम कई दफ़ा आने को तैयार हैं। क्या बात है, बस ज़बरदस्त। फिर हमारे साथ बहुत दिनों बाद गज़ाल आजावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक, छोटी सी उम्र में जो नानी दादी बन गई थी अपने बच्चों को भी जल्दी जल्दी शादियां करके, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। वो कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि असल से सूद प्यारा होता है। हकीकत है, हकीकत है। और भाई हमारे जेनजीज आज यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, जो आज अपने दिल का हाल बयान करेंगे और बेसिकली लीड कर रहे हैं ये अपनी जनरेशन को। यहाँ मौजूद है हमारे पास आयशा आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? तैयार हैं लीड करने के लिए अपनी जनरेशन को? बिल्कुल बिल्कुल। और अब्दुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। ये तो हमें ड्रामे में भी पता है कि सुधरे हुए ये जेनजी। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर आप यूं करके बैठ के इसकी आवाज़ सुने तो लगेगा कि बिल्कुल जेनजी नहीं है, बल्कि वो है, इतनी बेस है इसकी आवाज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रेडियो वाली आवाज़ है। हाँ, बहुत। और भाई एक एक्सपर्ट का होना लाजमी है, और जब वो डॉक्टर नौशीन शहजाद हो तो बस मैं तो अपना पूरा प्रोग्राम फिर इनके हाथों में सौंप देती हूँ। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आप भी नानी हैं? जी बिल्कुल, है ना? जी। अभी एक ही बेबी है, मतलब लाइक दो हैं? अच्छा माशाल्लाह, सर्टिफाइड नानी। सर्टिफाइड नानी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज का टॉपिक है, जैसे हम आपसे शुरू करते हैं नईम साहब। आपके माशाल्लाह आप कितने बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं? मतलब एक है आपकी? मैं दादा तो कई बच्चों का हूँ, मैं परदादा भी होने वाला हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ओए ओए ओए। तो ये तो डबल। आपके कैसे ताल्लुकात हैं अपने पोता पोती, या आपकी बेटी तो नहीं है ना आपकी? शायद बेटी नहीं है मेरी। तो पोता पोती जो भी होंगी। हाँ, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ। माइंड नहीं करते आप उनकी किसी बातों को? नहीं, वो ना मैं माइंड करता हूँ ना वो माइंड करते हैं। हाँ। हम आपस में गपशप करते हैं। अच्छा, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी गपशप और उनकी गपशप में कोई ना कोई बहस वाली मोमेंट आ जाती है? कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी किसी बात पर? नहीं नहीं। नहीं वो सुनते हैं आपकी, रिस्पेक्टफुली सुनते हैं, या आप ऑर्डर नहीं करते? नहीं, वो सुन लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कोई हाँ। ऐसी बात हो तो उनके जहन में हो या मेरे जहन में हो, हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि बॉन्डिंग कैसे क्रिएट की जाती है अपने पोता पोती या नवासा नवासी से? कोई टेक्निक, कोई फार्मूला है जो आपने फॉलो किया? देखिए, सबसे मज़बूत क़ुव्वत जो है वो प्यार है। अगर आप उनको प्यार से सलूक करते हैं बच्चों से, तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी ज़रा फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आप ज़रा
आप में और उसमें साइज़ में, उम्र में, शक्ल सूरत में, बालों में फ़र्क होता है ना, लेकिन जब वो देखें कि दूसरा हमसे प्यार से बात कर रहा है तो फिर वो भी प्यार से बात करते हैं और अच्छी तरह से बात करते हैं। लेकिन हर ग्रैंड पेरेंट सोचता है प्यार की डेफिनेशन अलग है। कुछ ग्रैंड पेरेंट्स सोचते हैं कि सही बातें सिखाना, सीधे रास्ते पे लाना, डिसिप्लिन रखना, या जो भी है, हर किसी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। वो मोहब्बत है, वो प्यार है। कुछ लोग कहते हैं भाई इसको मीठा खिला दो, इसको रात को जागने दो, इसको फ़न करने दो, वो भी एक्सट्रीम है, ये प्यार है। और कुछ लोग हग करना, कडल करना, वो मतलब वो फिज़िकल मोहब्बत जो शायद कभी कभार अब्बा अब्बा नहीं दे पाते, वो नानी नाना या दादी दादा दे देते हैं। उनके साथ घुस के सारे बच्चे सो रहे होते हैं। एक्चुअली मसला पता है क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये है कि ये पेरेंट्स से शुरू होती है बात। कि जब पेरेंट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने माँ बाप से, सास ससुर से होती है, तो एक फैमिली, जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हैं, हाँ। तो उसमें ये है कि क्या नाम लेते हैं, जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, बड़ों का ख्याल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो वो उनको ना एक माहौल मिल जाता है। वो उस माहौल में जब देख रहे होते हैं कि हमारे घर में मतलब बहस भी होती है लेकिन एक डिसेंट तरीके से होती है, ये नहीं कि बदतमीज़ी से होती है। और अगर कोई बड़ा होता है तो कोई बात मान लेते हैं, कभी अपनी मनवा लेते हैं। तो मेरे भी मतलब ज़ाहिर है मेरे माशाल्लाह 7 जो है नवासे नवासियाँ हैं और 2 बेटियों की मेरी शादी हुई है। अभी पोता पोती मुझे चाहिए जो शादी करूँगी तो। लेकिन उसमें ये कि लड़कों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है। तो वो मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी हिना की 2 मतलब बेटे हैं और 2 बेटियाँ, एक बेटा तो छोटा सा है। तो जो बेटा है ना उसको उसका चार्ज मैंने लिया हुआ है, बेटियों का नहीं लिया हुआ। अच्छा। मैंने कहा बेटियों को तू संभाल, बेटा मैं संभालूंगी। हाँ। क्योंकि बेटा पहले मैंने देखा कि मैंने कि वो जाने उसका माँ जाने, ये मैं नहीं बोलती थी बीच में। फिर जब मैंने देखा कि नहीं कुछ चीज़ें आउट हो रही हैं, हैंडल नहीं हो रहा, अब ये हैंडल बच्चों से। अपनी माँ से ये नहीं हो रहा, अब मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। फिर मैंने उसे फिर मैंने बात की, मैंने ऐसे नहीं किया कि चलो मैं कहना शुरू कर देती हूँ, नहीं, मैंने उसकी माँ को बैठाया, उसको बैठाया, खुद बैठी। मैंने कहा मुझे अब ये बात बता दो कि तुमने अपनी माँ के मतलब माँ की बात माननी है या उनसे पूछ के बाहर जाना है या मुझसे पूछ के जाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूछ के जाया करो और मेरा तुम्हारा कांटेक्ट हो कि कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, किससे मिलना है, मुझे पता हो, तुम्हारी माँ को ना हो। लेकिन अगर तुम्हारी माँ से है तो फिर मैं बीच में नहीं आऊँगी। हाँ। तो कहते ये क्या बात हुई नानी, आप ये कैसी बातें करिए। मैंने कहा नहीं, मेरी बात इसलिए कि वो कुछ कहेंगी, मैं कुछ कहूँगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आपने अपने ये सारे जो जनरेशन है इससे बॉन्डिंग कैसे की? क्या प्यार मोहब्बत से या डिसिप्लिन से, किस तरह? नहीं, बॉन्डिंग मैंने इसलिए की कि बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे उनको ये पता होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी में ये आदत है, एक दफ़ा कहती है ना, थोड़ी देर में ना वो दिल नर्म हो जाता है कि नहीं यार बच्चा, चलो मान लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं अगर ना कर दी हूँ तो ना है, और अगर हाँ है तो हाँ है। और ये मेरे सारे नवासे नवासियों को पता है कि अगर नानी ने कह दिया कि ये नहीं होगा तो अब क़यामत आ जाएगी, नहीं होगा। तो इसलिए नानी को मना लो। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है अपने बच्चों के साथ? बच्चों के साथ और ग्रैंड चिल्ड्रन बेसिकली, बच्चे नहीं, आज तो हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें कि वो प्यार मोहब्बत तो एक आंसर हो ही गया ना बॉन्डिंग का, ठीक है, लेकिन इन बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, मुस्तकिल किसी चीज़ में मतलब हर इंसान में भी वो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कह रही, कि उन्होंने बोर नहीं होना बस उनको। ये तो एक ऐसा लफ्ज़ है ना। वो कैसे आप कनेक्शन बना के रख सकते हैं? देखिए मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में अब तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। हमारा आपस में हंसी मजाक रहा है काफ़ी। अच्छा। बोलते बालते रहे, इधर उधर की बातें। यानी आपने उनको तरबियत देने की कोशिश नहीं की, आपने हंसी मजाक और दोस्ती वाला आंसर रखा। मैंने वो रखा। आपने बोला कि उनके माँ बाप उनको ठीक करेंगे, भाई मैं तो मज़ा करूँगा उनके साथ, मज़ा करूँगा, और जाहिर है कि मेरे साथ रहेंगे तो शायद थोड़ी सी तहजीब भी सीखेंगे। हाँ ऑब्वियसली वो अपने तौर पे सीखेंगे, अपने खुद ही जज्ब करेंगे, अपने जहन से सीखेंगे। बिल्कुल। तो मैंने तो ये रवैया रखा है, किसी को ये कि ये करो या ये ना करो, ये मैंने नहीं टोका टोकी नहीं की जैसे बहुत सारे बुजुर्ग करते हैं। नहीं, मैंने नहीं की। हाँ। सो वो
कैसे आपको जब मिलते हैं तो क्या होता है? बहुत प्यार दूर से। दूर होते हैं या वो चिपट जाते हैं बिल्कुल? कैसी उनकी मोहब्बत होती है? आमतौर पे तो चिपट जाते हैं। है ना? हाँ हाँ, क्योंकि अब ये बच्चे चिपकते भी नहीं है ना ज्यादा। सुकून ये भी मिलता है, तो वैसे मसला है। बच्चे चिपकते हैं हाँ, तो बड़ा सुकून मिलता हाँ। है। हम लोग तो बहुत चिपकते थे अपने चिपकते थे। आजकल के बुजुर्गों बच्चे से। जो है ना जरा- आजकल के बच्चे नहीं इतने वो होते। सो हम आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोग लीड कर रहे हैं अपनी जनरेशन को, तो भाई आप लोग ये बताइए कि बॉन्डिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है? मैं ये नहीं पूछ रही कि आप लोगों ने कैसे की, जनरली आप लोगों को क्या लगता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बॉन्डिंग कैसे क्रिएट हो सकती है? मुझे लगता है जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स का बहुत इसमें वो होता है कि वो अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने तो फिर बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं दादा दादी नाना नानी, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स को बदतमीज़ी या जिस तरह से भी बात करते देख रहे हैं तो फिर हमें भी लगता है कि इनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि फ़ील होता है बच्चों को। तो सब पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने दादा दादी नाना नानी की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। हमारे पेरेंट मतलब मेरे मम्मा पापा ने बहुत सिखाई। तो मेरी दादी अब मेरी दादी चली गई हैं, इनका इंतकाल हो गया। मेरी नानी का भी इंतकाल हो गया। मेरी नानी के बाद दादी के बाद 2 महीने बाद मेरी नानी का भी हो गया था। दादी का तो 1 साल मतलब वो 1 साल से बीमार थी तो हमें आइडिया था, लेकिन नानी का बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वो चली गई। तो मुझे लगता है कि वो जो हमें समझाती थी, चाहे वो डांट के समझा रही हैं, प्यार से समझा रही हैं, वो हमारी भलाई के लिए ही समझाती हैं, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा पता है, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है। ये तो मैं उनके जाने के बाद लगा नहीं, या मुझे उस वक्त उनसे उनके होते? पहले से ही मेरे पहले से ही दादी से प्यार, नानी से प्यार शुरू से था। हम दादी जब बीमार थी हम उनके साथ मिलने जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि हमें पता है दादी के पास अब टाइम नहीं है। नानी का बिल्कुल आइडिया नहीं। मेरी नानी थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करती थी, वो भी इसलिए क्योंकि नानी के बच्चे 10 थे, तो फिर वो ओह! सारे उनके पास तो बहुत माशाल्लाह। हैंडल करना मुश्किल था। एक जुम्मा बाजार होता होगा, और सब सबके बच्चे बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ईद के दिनों में हम जाते थे ना तो बहुत शोर नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं, लेकिन वो सही समझाती थी कि अगर ईद है सब ने मिलकर प्यार से, लड़ाई नहीं करनी। तो ये बॉन्डिंग ना प्यार से बहुत बनती है। हाँ। आप प्यार से समझा लो तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनेंगे। प्यार की बात तो मुझे लगता है सब सुन लेते हैं। ज़्यादा अच्छी तरह जो ज़्यादा अफेक्ट करती है ना निदा, वो हमेशा प्यार की प्यार बात की करती है। बच्चों को, आज के बच्चों को स्पेशली मैं कहती हूँ, अगर आप समझते हैं कि हम डांट कर या बदतमीज़ी से या उनको कंट्रोल मार के या कुछ भी करके अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब्दुल्ला, आप बताओ भाई, आपकी क्या क्या सर ने थिंकिंग? बड़ी प्यारी एक बात की है कि कुछ बताया नहीं, ये करो वो करो। हमेशा मैंने कहा कि वो देख कर सीखेंगे। मुझे लगता है कि तरबियत सबसे बेहतर यही होती है, जो वो देखते हैं वो सीखते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। और आज के बच्चों से हमारे बुजुर्ग इसलिए थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि सवाल बहुत करते हैं। पहले भी सवाल करना चाहती थी पहले की भी जनरेशन, लेकिन एक डर खौफ ऐसा होता था कि सवाल करते ही एक नहीं। रिस्पेक्ट का वो था ना कि Yes, पता नहीं yes, कि पता पूछे नहीं क्या ना कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। कहेंगे। लेकिन इसने बहुत अच्छी बात की है, बच्चे बहुत सवाल करते हैं। बहुत, क्योंकि अब दोस्ती है बच्चों बहुत में सवाल और करते पेरेंट्स में ना, तो वो अब सवाल करते हैं। हाँ। इन सवाल से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं, हमने तो नहीं किए थे। हाँ तो ये एक है। पहले बच्चों में डर बहुत ज़्यादा होता था बाप का, लोग पहले की जनरेशन में, कि जहाँ बाप बैठे हैं तो सामने कोशिश करते थे कि ना बैठें, इग्नोर करें यार, यहाँ से लेकिन निकल जैसे इन लोगों को अपने वालिदैन से ज़्यादा डर होगा, बजाय इनके बच्चों को उसके मुकाबले में इनके बच्चों को इनसे कम डर होगा। बिल्कुल सही है ना? कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सही कह ऐसा रहे हैं। होता ऐसा जा हो रहा है। और अब की जनरेशन को तो डर ही नहीं है, एक दोस्ती है। जनरेशन बदल रही है तो सब बदल चीज़ें रही है। बदल, ये अच्छी बॉन्डिंग चीज़ बदल रही है। दोस्ती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर होना वालिदैन का ज़रूरी वो भी है, जायज़ है, ताकि बच्चा बिगड़े ना। अच्छा, क्योंकि हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि बॉन्डिंग क्रिएट कैसी जाए, शुरू ही हम इससे करें, तो मैं डॉक्टर नौशीन आपसे पूछूंगी कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है, कोई 4-5 वर्ड, 4-5 सेंटेंसेस कोई ऐसे हैं जिससे हम, मतलब बॉन्डिंग तो क्रिएट हो ना, या फिर आहिस्ता आहिस्ता होगी? क्या हम ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल ही रिपेल हो जाए हमसे? देखिए, बॉन्डिंग जैसा कि वर्ड है, बॉन्डिंग किसी के करीब आना, उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि क्या आप बच्चे के करीब हैं बचपन से, ठीक है, यानी कि उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉन्डिंग का पहला स्टेप यही है कि आप कितनी दफ़ा उससे मिल रहे हैं,
ज़ाहिर है एक बच्चा अगर अमेरिका में है और उसके दादा दादी पाकिस्तान में है तो उसकी वैसी बॉन्डिंग तो नहीं होगी नहीं होगी। जैसे कि फिजिकल प्रेजेंस वाले बच्चे की होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि नाना नानी को, दादा दादी को अपना वक्त निकालना है, बल्कि उनके पास तो वक्त होता है। हाँ तो माँ बाप का ये काम है कि बच्चे को जल्दी जल्दी लेकर आए हाँ और बचपन में सिर्फ वो बैठे उसके साथ, उसको फेमिलियर हो कि ये शक्ल फेमिलियर है। हाँ। ठीक है, तो फेमिलियरिटी जो है उससे बच्चे की बॉन्डिंग खुद ब खुद बढ़ती है। हाँ और उसके बाद नाना नानी अक्सर जो है वो कोई ना कोई सॉन्ग गाते हैं। तो आप देखिए जो हमारी बॉन्डिंग होती है ना, हमारी जो हमारे कल्चर में इतने सॉन्ग्स क्यों हैं, हर चीज़ का सॉन्ग है, हर चीज़ का गाना है। शादी का गाना, लड़की विदा हो रही है तब गाना, हाँ। फसलों का गाना। हाँ। उसके बाद बच्चों के साथ वैसे ही जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गाने, खेल भी गाने की हाँ, शक्ल में है। बिल्कुल। पुराने ज़माने में एक खेल होता था, नानी अम्मा खेलने को जाएं। हाँ। फिर वो एक बच्चा नानी अम्मा बन जाता था, वो जवाब देता था। तो ये खेल बताते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो बड़े सग़ीर साउथ है, एशिया। इसमें सब इन इलाकों में नाना नानी की कितनी कदर है और कितना उनकी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, ठीक है, हाँ। वैसे भी एक पुराना जुमला है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। Yes, ठीक है, exactly. तो विलेज में सबसे पहले जो बड़े होते हैं वो आपके अपने नाना नानी होते हैं। मगर अगर आप उसमें और भी लोग शामिल कर लें, जैसे नानी की बहन है या दादी की बहन है, तो वो सब मिलके एक कम्युनिटी बन जाती है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा बच्चे ने कुछ तो सीखना है ना। अगर आप बच्चे को बचपन से उसकी रूट्स नहीं देंगे तो आप खुद बताइए कि कौन सा दरख्त है जो पत्ते ही पत्ते लेके बड़ा हो जाएगा। हाँ। रूट्स के बगैर तो बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। अब रूट्स बेशक मिट्टी में छुपी होती है। हाँ। यानी नाना नानी का रोल इतना नज़र नहीं आ रहा होता, बेशक मिट्टी में छुपा होता है, मगर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल दरख्त की जड़ों की तरह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने जो सीखा अपने पुरखों से और जो अपने आबाओ अजदाद से, वो सारे का सारा अच्छा सा बंडल बना के अपने बच्चों को दे दिया। हाँ। और फिर उनकी जिम्मेदारी आई कि उन्होंने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी दे दिया, अपने पोता पोती, नवासा निवासी को भी दे दिया। अच्छा, क्या दिया? हाँ। अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या दिया। ये हम जानेंगे एक ब्रेक जी, के बाद। ज़रूर। ठीक है ना, यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम पिछले सेगमेंट में ये बात कर रहे थे कि बॉन्डिंग क्रिएट कैसे की जाए बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स और जो नई जनरेशन है उनके दरमियान। क्योंकि पहले तो ये होता था, जैसे कहा कि फिजिकल प्रेजेंस, बहुत क्लोजनेस वो होना। यानी एक घर में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, एक घर में रहते थे, दादी का कमरा बराबर में ही होता था जी। अम्मा ने कुछ कह दिया, डांट पिटी, फ़ौरन दादी के रह करते चले गए कमरे में। या कोई भी ऐसी चीज़ है, कुछ खाने का दिल चाह रहा है, अम्मा पैसे नहीं दे रही, फुल दादी के कमरे में घुसेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, या कोई नंबर ख़राब आ गए। सो हम हमेशा जब हम छोटे थे तो जो हमारे करीब बुज़ुर्ग होता था, हम हमेशा मदद के लिए उनके पास हाथ बढ़ाते थे कि अब्बू अब आएंगे, डांट पिटेगी, दादी के पीछे छुप गए। सो ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो हर कोई करता है। ये वैसे बड़ी मतलब तुम इतनी हकीकत वो वाली बात कर रही हो ना कि ये चीज़ें हम लोगों ने भी की हैं। हाँ, आगे से हमारे बच्चों ने भी फौरन दादी के पीछे छुप गए, फौरन नानी छुप के पीछे छुप गए गए कि अब्बा का सारा गुस्सा जो है वो ढेर हो जाएगा, उनकी हाँ, अम्मा उनको क्या कर लेंगी? डांट लगा देंगी, हमें ये पता होता था। सो लेकिन उनसे प्यार और मोहब्बत और बॉन्डिंग वाला, क्योंकि अक्सर जैसे तुम कहती हो, अक्सर सास और बहू की बड़ी लगती है बहुत घरों में, मगर जो पोती या पोता है ना, वो खुशी भी होती है दादी में। और वो चाहे उनकी माँ और दादी में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो इश्क करते हैं अपनी दादी से, कि उनकी दादी को कोई इस पे कुछ मैं ना तुम्हें कहे। एक बात कहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा सुनने में आता है कि यार माँ सही नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये मैं बताऊँ कि ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर माँ चाहे कि वो दादी से प्यार ना करे, बेशक उसके अपनी कितने भी इख्तलाफात होंगे, वो अपने बच्चों को रोकती नहीं होंगी। हाँ। उनको उनके खिलाफ कोई बात नहीं करती होंगी, तब भी वो बच्चे जो है अपनी दादी या नानी से प्यार करते हैं। अगर इन केस अगर तुम अपने बच्चों को कह दो नहीं तुम्हारी दादी मुझसे बहुत बुरा सलूक करती है, कभी वो बच्चा अपनी दादी से नहीं प्यार करेगा, अपनी नानी से प्यार नहीं करेगा।
तो माँ और मतलब बड़ी समझदार वो माएँ होती हैं कि जो अपने जो रिलेशंस होते हैं, जो सास के साथ है या किसी भी बुजुर्ग के साथ है, वो बच्चों पे थोपती नहीं है, उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवाती कि नहीं अगर मेरे नहीं है तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। अच्छा, अब हम वो अक्लमंद माएँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर नौशीन। देखिए ऐसा है कि इंसान अलग अलग तरह के होते हैं, जी। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के नहीं सीखते, उनको बताना पड़ता है, ठीक बिल्कुल, है। ये बिल्कुल। बात हमें समझनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमंस में बहुत है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे। अगर दादा दादी जो हैं उनके 6-7 पोते पोतियां हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चे को आप एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, या बिल्कुल। उसको कोई बच्चा है जिसको जो सिर्फ देख रहा है दादी को और बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। मेहमान आए, उठ के सलाम किया, मिला, आप चाय पियेंगे, और एक बच्चा है वो बैठा हुआ, हाँ। ठीक है। अच्छा, उस बच्चे को बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे देखिए ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं उनको बताना पड़ता है। हाँ। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और करने लग जाते हैं। सही। तो ये बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से सबको बिल्कुल, बताना बहुत चाह अच्छी रही हूँ बात है ये। कि दादा दादी नाना नानी अगर ये समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें देख के एक नस्ल तैयार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, कहना भी पड़ता है, ठीक है। कहना और करना दोनों पड़ता है। अच्छा, अब बात ये हो जाती है कि बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है आपने। देखिए, दोस्ती के लिए दोस्त मौजूद हैं, ठीक है। अगर नाना नानी और माँ बाप भी दोस्ती करने लग जाएं तो फिर तरबियत कौन करेगा, ठीक है। और तरबियत के बग़ैर अनस्किल्ड लोग जब बड़े होंगे तो उनका कोई मुकाम नहीं होगा किसी भी जगह पे। हम इंटर्नशिप बच्चों को क्यों कराते हैं? ताकि जॉब करने से पहले तरबियत हो जाए। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में बच्चा जाता ही ये सोच के है कि कोई मुझे मना करेगा, ये नहीं करना, ये करना है, हर बात उसको समझाएगा, बल्कि उसके ऊपर कोई मुसल्लत होगा कि इसको यूं करना है, चेक दोबारा बनाओ। बैंक्स में इंटर्नशिप्स होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो बच्चा ये सोच के जाता है कि अब मुझे खूब बताया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह बच्चा स्कूल यूनिवर्सिटी जाता है, तो आप बताएं अगर टीचर बच्चे से दोस्ती कर ले तो अब तरबियत कौन करेगा, सिखाएगा कौन? अब दोस्तों में तो ये है ना कि जाओ यार मैंने आज नहीं पढ़ना, अच्छा चलो ना पढ़ो, ठीक है, आपस में दोस्त बातें कर रहे हैं। मगर टीचर एक माहौल क्रिएट करेगा और फिर बाउंड्रीज बनाएगा। जेंटल पेरेंटिंग बिल्कुल एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब है कि आपने जो डिसिप्लिन क्रिएट किया उससे फिजिकल अब्यूज़ नहीं हो रहा, वर्बल अब्यूज़ नहीं हो रहा, मगर जेंटल पेरेंटिंग में भी डिसिप्लिन है। हाँ, मतलब स्टर्न है। बिल्कुल। रात को इतने बजे सोना है तो बिल्कुल, सोना है। सोना है। अब आप सड़क पे निकल जाएं और वहाँ पर जो हमारा जो देख रहे होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स सड़क पे खड़े होते हैं, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ट्रैफिक पुलिस हमारे वाइट कपड़ों में, तो वो जिस दिन खड़े होते हैं हम किस कदर सेफ फील करते हैं। हाँ। हम कहते हैं शुक्र है ट्रैफिक पुलिस आ गया, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा था, उसने ठीक कर दिया, हाँ। ठीक है। अच्छा, जितना सख्त और अच्छे मतलब कि एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, उतनी ही अच्छी ट्रैफिक चलेगी। हाँ। और अगर वो बहुत नरम मिजाज है, अच्छा आप भी गुजर जाइए, आप भी गुजर जाइए, अब ट्रैफिक का तो बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह बच्चों की तरबियत करते हुए मोहब्बत, नरमी और सख्ती दोनों का इम्तिजाज होना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस। अगर आपने 5 बातें आज बच्चे की मानी है तो बच्चे को भी आपकी 5 बातें माननी है। बिल्कुल सही कह चाहे वो इतनी सी क्यों ना बात हो कि आप ये पानी का ग्लास पड़ा है ना, आप उसको कहें ग्लास पकड़ा दो, ताकि बच्चे को कंप्लाइंट होना आए, ठीक है। अगर वो एक जगह बैठा है, आप उसको दूर भेज रहे हैं और आपको पहले ही पता है कि बच्चा नो कहेगा, वो बात मत कहें उसको। आप कंप्लाइंट बनाने के लिए पहले आसान सी बातें उसको कहें। स्विच खोल दो, स्विच पंखे खोल का। दो, अगर वो जिस चीज़ हाँ। के पास बैठा है। हाँ। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो बच्चे में बात मानने की आदत पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ कीजिए बच्चे को लूडो बहुत पसंद है, हाँ। तो आप कहें चलो लूडो उठा के लाओ खेलें, अब बच्चा ऐसी बात भाग के मानेगा। हाँ। तो जो नॉन कंप्लाइंट बच्चे होते हैं, बात नहीं मानते, उनसे वो बातें मनवाई जाती हैं जो आपको 90% पता हो कि कर ही देगा। ओके, ठीक है। ओके। क्योंकि बच्चे में अगर बहुत ज़्यादा नो 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 कहने की आदत पड़ जाए
तो वो बच्चा बाकी मुआशरे में भी जाके यही करेगा। ओके। तो जो फैमिली है, घर है, वो एक यूनिट है। और ऐसे बहुत सारे यूनिट्स मिल 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 के पाकिस्तान बनता है। बिल्कुल, ठीक है ना, हमारा मुल्क बनता है। हाँ। और बेहतरीन यूनिट जब एक छोटा यूनिट होगा तो वही यूनिट पूरे उसमें फैलेगा। ठीक है, आज भी मुझे पाकिस्तान से बहुत होप है। इसलिए होप है कि हमारा नाना दादी परदादा परदादी सब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे बेहतर बनाया जाए। जब आपका प्रोग्राम ही देख लीजिए, आपने प्रोग्राम का टॉपिक कितना अच्छा रखा। अब जब हम किसी बात पे फिक्र करते हैं तो उसमें चेंज आता है। ठीक है, मुझे मालूम है मोबाइल के बड़े मसले हैं और हमारी जो नस्ल है, एक पूरी की पूरी नस्ल ख़राब हो रही है। ठीक, और हम सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि उनकी तरबियत जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे छुपे हुए गैंग्स कर रहे हैं कि बच्चे को पता ही नहीं है। वो समझ रहे हैं मैं एक गेम खेल रहा हूँ और ये मेरा दोस्त मेरा ही हम उम्र बैठा है। नहीं, वो कोई 30-40 साल का आदमी है और वो बच्चों को फंसाने के लिए, किडनैप करने के लिए, उनका माइंड चेंज करने के लिए माइंडसेट चेंज करने जी, के लिए। तो ये बातें हमें बच्चों तक पहुंचानी है। और इन बातों को पहुंचाने में हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस Especially अपने जबकि आप को देखिए पहले। मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, हॉस्पिटल में होती हूँ, मेरे पास तो आए दिन यही केसेस आ रहे सही हैं। बात एक बच्चे ने मोबाइल के जो केसेस आ रहे हैं वो इतने हैं कि ज्यादा है। सब चीज़ें पीछे रह गई। बहुत अब ज़्यादा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो बहुत छोटी बातें रह गई, अब तो मोबाइल से लीगल मामले सामने आ रहे हैं। और एक्चुअली डॉक्टर साहब एक बात कहूँगी कि मेरे भी मतलब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना माओं की, हाँ, वो थोड़ी सी ना मतलब बच्चों को ना इग्नोर करती हैं। इग्नोर कर रही हैं, खुद भी तो मोबाइल में लगी बैक टू द जी। टॉपिक, हम आज माँ और बच्चे नहीं बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी शिकायत पर आएंगे। ठीक है, कि एक दूसरे से शिकायत भी होती है, मियाँ बीवी को होती है, बच्चे और माँ बाप को होती है, उसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स और पोता पोती या नवासा नवासी को भी एक दूसरे से शिकायत बहुत होती है, है ना। बिल्कुल तो होती मेरे सामने बैठी है खतीजा, और खतीजा बेसिकली बताएगी कि क्या क्या शिकायत हो सकती है, इसको क्या शिकायत है। हाँ मेरी खतीजा, दादी अम्मी मेरे को मेरी कज़न्स के साथ बहुत कंपेयर करती हैं, लाइक ड्रेसिंग पे, माइंडसेट पे। थोड़ा सा जोर से face बोलो खतीजा, related। सॉरी। हाँ, मैंने कहा मेरी दादी अम्मी मुझे मेरी कज़न्स के साथ बहुत Compare कंपेयर करती हैं। हाँ, स्टडीज़ पे, मेरी माइंडसेट पे, ड्रेसिंग पे, मतलब उन्हें देखो कितनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, तुम कैसे जाती हो कहीं पर, और तुम हो कितनी स्लिम। मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, मुझे मतलब ना स्लिम रहना पसंद है, स्लिम लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। और हमारी जनरेशन में ना बॉडी शेमिंग नहीं होती, हाँ। इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल समझते हैं। किसी को मोटी भी हो गई हो, हाँ। बहुत सूखी हो, खाया करो, किसी के सूखी भी बोलती हैं कलर ऐसे पे ना? बात कर देते हैं। अगर कोई ब्राउन है तो उसको भी मतलब बोल देंगे तुम कितने काले हो, लाइक कि तुम कितनी मोटी हो, तुम सूखी हड्डी हो, मतलब किसी भी हाल में खुश नहीं है। कोई मोटा है तो बहुत मोटा है, कोई कमज़ोर है तो बहुत कमज़ोर है। तो मुझे मेरी दादी बोलती है कि तुम कितनी सूखी हड्डी हो, मतलब तुम्हें ऐसा पूरी लगता है family कि के सामने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं थोड़े ज़्यादा ब्लंट होते हैं, बहुत। वो काले को मतलब बोल देंगे काली हो गई हो, बहुत धूप में जा रही हो क्या, साफ ऐसे बोल और देंगे। फिर पूरी फैमिली मतलब उनकी एज का जो ग्रुप होता है, उनके मतलब कज़न्स वगैरह जो भी होते हैं, मतलब वो सब फिर बैठ के इस चीज़ पे मजाक बनाते हैं कि हाँ तुम्हारी तो पोती ऐसी है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, लाइक हर्ट करती हैं, वो हाँ, कंपेयर करती हैं हर चीज़ में। और मैं सोशल मीडिया की तरफ हूँ, लाइक मुझे रील्स बनाना पसंद है, और तो इस उस पर भी तरह की- थोड़ा वो हाँ, तो उस करती पर हैं। बात वो करती हैं कि उन्हें देखो वो तो नहीं बनाती हैं, वो घर के काम भी करती हैं, तुम कुछ नहीं करती हो। जबकि मैं घर के काम भी करती हूँ, मम्मा का हाथ बटवाती हूँ कामों हाँ। में, तो वो फिर भी कहती हैं कि तुम कोई काम नहीं करती। मतलब उन्हें मुझ में कुछ दिखती ही नहीं अच्छी चीज़, सारी बुराइयां नज़र आती हैं और वही हर किसी के आगे वो शो करवाती हैं। फिर आप सिर्फ बच्चों से आपकी कैसे बुराइयां प्यार करती की हैं या तवक्को दूसरे कर सकते हैं? कजन्स की भी करती हैं? उनसे कंपेयर करती हैं और पूरी फैमिली के सामने करती हैं। नहीं मतलब आपको तो कह रही हैं तुम सूखी नहीं हो, कहती। पतली हो, किसी और कजन को ये भी कहती हैं किसी- तुम किसी को मोटे कह हो। देती हैं, मेरी कज़न है हेल्दी है तो उसे बोल देंगी तुम कितनी हेल्दी हो, उसे देखो, मतलब इस तरह से। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बच्चों को कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। आपको कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना है, और बच्चों को आप वही कहते हैं ना, जैसे बच्चों की लिमिट्स आप बच्चों को बता रहे होते हैं, लेकिन आप बच्चों को अपनी लिमिट्स नहीं बता रहे होते। अपनी भी, नाना नानी की भी एक लिमिट्स होनी चाहिए कि उनको भी एक लिमिट होती है कि यहाँ तक हमने जाके अपने बच्चों को दूसरों के सामने तो नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब अगर अगर नानी है जी। सो
कैसे उनके उनके सामने उनको कैसे मना किया जाए, उनके साथ कैसे बाउंड्रीज बना सकती है? वो तो नहीं बना सकती बाउंड्रीज, वो तो अच्छी- कौन आएगा बीच में बाउंड्रीज बनाने के लिए? बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं हाँ। और हमारी एक बड़ी अच्छी कोपिंग स्किल होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, अब आप जब ह्यूमर यूज़ करेंगे ना तो ना आप नाराज़ ना दादी नाराज़, और उनको मैसेज पहुंच भी जाएगा, ठीक है। मसलन दादी आपको कह रही हैं सूखी हड्डी लगती हो, तो आप आगे से हंस के कह दें इसी की तो आजकल कदर है दादी, आपको नहीं पता, जो सूखी हड्डी होती है ना उसी को तो बहुत अच्छा समझा जाता है, और आप उसको मजाक में टाल दें, ठीक है। अब दादी भी समझेंगी बच्ची की सेल्फ इस्टीम कितनी हाई है सूखी होने के बावजूद, तो वो नहीं, मैं आपसे आपका डॉक्टर नौशीन जी क्या उनको ये पता लग रहा है कि इसकी सेल्फ एस्टीम रुइन हो रही है इन सारी बातों की नहीं, वजह से? उनको नहीं, वो उनको जान के नहीं पता। कर रही, वो हाँ। जान के नहीं कर रही। Yes, उन्होंने this is the जैसे problem. मतलब उन्होंने जैसे अपनी दादी से सुना था ना वो वही कन्वे कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। जो उन्होंने सुना था वो आगे से वही रिप्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि कहीं जनरेशन में आपको स्टॉप करना होता है ना, तो जब आप ह्यूमर यूज़ करेंगी, आपको जैसे कि मैं फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे पास गाइडेंस के लिए आती अलग से भी, और मुझे कहती दादी की शिकायत लगाती कि इतनी मुझे अच्छी लगती हैं उसके बावजूद वो मेरे से ऐसे बात करती हैं, तो मैं आपको ज़रूर ये कहती कि आप कोई और कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें, और ऐसी यूज़ करें कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सही है। जैसे वो मैं अगर अगर बीच इसको में बैठ कहूंगी के ना, जैसे वो अगर बीच में बैठी हुई हैं और सबके सामने ये बात कह रही हैं, जी। तो आप आवाज़ें बुलंद कह सकती हैं ये वाली बात, हंसी मजाक में, भाई आजकल तो यही चलता है, आप लोगों के ज़माने वाली चीज़ रही नहीं अब, ऐसे जी। मतलब लाइक क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका सबके बीच में, फिर ये वो बेइज्जती लगेगी नहीं। आप लेकिन sorry, कुछ कह मैं रही थी। एक बात आप ये क्या कहना करती चाह हैं? रही थी कि अगर आपकी दादी जो है सबके बीच में बैठ के ऐसे बात करती हैं, लेकिन आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत अपनी दादी के साथ आप इजहार करेंगे, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और उसके बाद आप दादी को बोलें दादी आप मुझे कुछ भी कह लें, सुक्की कह लें, काली कह लें, कुछ लंगड़ी कह लें, कुछ कह लें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप, लेकिन प्लीज़ कज़न के सामने ना कहा करें, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप तो उठ के चली जाती हैं, ये लोग तो आप तो एक दफ़ा कहती हैं, वो दिन में फिर 10 दफ़ा मुझे ये इसी नहीं नाम है से पुकारते हैं। जनरेशन ऐसी, ये मैं आपको बता दूं, ये जनरेशन ऐसी नहीं है जो ऐसे दादी को जाके बोलेगी ये हम करते थे, ये हम कर, आप समझाती या हम कर लेते, लेकिन ये जनरेशन ये नहीं करेगी। ये करना चाहिए। ये लोग मुनाफिक नहीं है, ये लोग जो है, ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, ये जो है वो सामने है सच्ची लेकिन में। बात ये कि सच्ची बात होती है, ये बात मैंने कहती हूँ सच है, लेकिन कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं। क्योंकि अगर आपकी दादी जो, मैं जब मतलब कोई बात होती है तो मैं कहती हूँ बेटा मैं अब उस एज में कोई मैं समझ नहीं सकती, मैं पुख्ता हो चुकी हूँ, इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मैं हड्डियाँ जो है ना वो हो चुकी हैं, यही आप समझ चुके हैं। एक्चुअली ये हमारे हमसे ज़्यादा ये इनकी सुनेंगे, अगर ये बात ये कहेंगी, ये पट्टी अगर साइकोलॉजिस्ट पढ़ाएगी जी। तो शायद वो अप्लाई करेंगे। एक चीज़ होती है बेटा, उसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में है या दूसरे के हाथ में है, ठीक है। जब आप दुनिया में निकलेंगे, बाहर जाएंगे, किसी जगह जॉब करेंगे, तो तब भी तो आपको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कहेगा ना, तो घर से ज़रा पक्के होके जा रहे हैं कि भाई हमने घर में भी बातें सुनी हुई हैं और हमारे ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं था। ये आर्मी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी जुमले को पूरी ज़िंदगी चलाना है या उस जुमले से कुछ पॉजिटिव अखज़ करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस पिछले सेगमेंट में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभार जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि वो सब पूरे ख़ानदान के बीच में बैठे हुए हैं, और जो तरबियत वो शायद उनको अकेले में करनी चाहिए वो सबके बीच में ही बोल रहे होते हैं, और ये नहीं सोचते कि उस बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम पर क्या असर पड़ेगा। उस पर डॉक्टर नौशीन ने कहा था कि अगर वो घर से ये ट्रेनिंग लेंगे तो शायद बाहर भी उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो तो वो थोड़े पक्के हुए होंगे, वरना अगर वो अपनी सेल्फ़ एस्टीम को इसी तरह संभाले रखेंगे तो फिर आगे ज़िंदगी में उनको क्या क्या बेयर करना पड़ेगा, और वो इतने सेंसिटिव बिल्ट हो जाएंगी उनकी नेचर कि वो फिर बाहर के थपेड़े जो है
वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस बात पर तुम दोनों एज जेनजीज क्या कहोगे? मुझे लगता है कि जैसे हमारी गेस्ट ने बोला कि उनकी दादी सबके सामने बोल देती हैं, आई फील लाइक कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जिस दौर से हैं उस दौर में मतलब उनको नहीं बताया कि बॉडी शेमिंग क्या है, या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि आप सबके सामने बात कर रहे हैं, किसी को बुरा लग सकता है, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को ये चीज़ें पता है ना, तो हमें प्यार से दादी को, मतलब ये दादा को जिसने कहा है उनको बताना चाहिए कि अब आप ना मतलब इस दौर में ऐसा नहीं होता। तो वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करे इस दौर को, समझे आप, इस दौर को एक्सेप्ट नहीं करें कि जो जेनजीज़ हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं या वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो इस बात से हर्ट हो जाते हैं। और वो भी गलत नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सबके सामने नहीं कहना चाहिए या बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको उनको प्यार से बताना चाहिए कि ठीक नहीं है, आप सबके सामने नहीं बोलें, जैसे बताया आपने ही बताया कि आप अकेले में बोल दें, प्यार से समझा दें उनको। तो इसलिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि उनको अभी इस चीज़ का नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, जेनजीज इमोशनल क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा वो अब जो आपको पता है जो दौर चल रहा है, इमोशनल बहुत हैं, सेंसिटिव बहुत हैं। क्यों इमोशनल है? क्यों क्या इमोशनल? इमोशनल होना एक अच्छी बात है? क्या ये हमारे कैरेक्टर का, हमारी पर्सनैलिटी का गुड पॉइंट है, या ये ऐसा पॉइंट है जिसको हमें ठीक करना चाहिए? मुझे लगता है गुड पॉइंट है, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए बेसिकली। हाँ, और कंट्रोल भी करना चाहिए आपको अपनी सारी चीज़ें जो जो आप में हैं, मुझे लगता है। सही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अव्वल तो किसी जनरेशन को जेनजी कहना और बेबी बूमर्स कहना, जनरेशन एक्स कहना, ये है स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान है, अगर आपने पाकिस्तान को डिवाइड करना है तो रोज़ रोज़ बोलें ये सिंधी है, ये पठान है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, ठीक है। अगर आप रोज़ रोज़ ये बोलेंगे सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिस दिन 14 अगस्त आती है हम कहते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। जैसे ही हम पाकिस्तानी कहते हैं हमारा सीना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, ठीक है। और हम कहते हैं ये है पाकिस्तान, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल सही। अब अगर आप जनरेशन्स को नाम दे देंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि तुम्हारा दौर ख़त्म हो गया, हमारा दौर शुरू हो गया। हमसे अलग अब हम बेशक 14-14, 15-15 साल के बच्चे हैं, मगर जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, और जो हमसे बड़ी जनरेशन 50 साल में जो चीज़ सीख कर आई है वो गलत है। एब्सोल्युटली। देखिए क्या है, एक टेक्नोलॉजी है ना, एक टेक्नोलॉजी है, और उसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर किताबें ही हैं जो डाल दी गई हैं। अब आप लाइब्रेरी जाके रिसर्च नहीं करते और आप एआई पे डाल देते हैं, आप किसी और सर्च इंजन में डाल देते हैं, तो आपको बात तो वही मिलती है ना जो किताबों में है। लाइब्रेरीज़ को उन्होंने उठा के उसमें डाल दिया है। तो एक ज़माने में जब लाइब्रेरीज़ थी तो क्या हम दादा दादी के रोल को ख़त्म कर देते थे? हम ये कहते थे दादा दादी लाइब्रेरी आपसे ज़्यादा अच्छी है, हम कभी भी ये नहीं कहते थे, ठीक है। इसलिए कि जो एक्सपीरियंस है और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ना किताब देती है, ना वो आपको किसी किस्म का सर्च इंजन देगा, ठीक है। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाएगा, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना नहीं सिखाएगा। प्रैक्टिकल जिंदगी जो है ना वो ही आपको। अब देखिए हमारा ये एक, हम लोग 6 लोग बैठे हैं, अब हमारे अंदर एक माहौल है, ठीक है। क्या माहौल है? दोस्ताना। बच्चे बात करते हैं, हम उनकी बात को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जहाँ उनको समझाने की बात होती है वहाँ प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं। तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपको किताब नहीं देगी, ये माहौल आपको सर्च इंजन नहीं देगा। सर्च इंजन ये नहीं बताएगा कि बिटवीन द लाइंस कैसे आपने पढ़ना है, यानी अगर कोई वो कह तो रहा है आर या पार होगा। जी, आर या पार होगा ना। तो इसलिए जब हम आर या पार होते हैं तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट थॉट कहते हैं। जब इंसानों में ब्लैक एंड वाइट थॉट आ जाती है तो उनके बीच में बर्दाश्त कम हो जाती है। तो दादा दादी बच्चे को बर्दाश्त करना सिखाते हैं, ठीक है। जब बच्चे में बर्दाश्त ज़्यादा आएगी तो ये बिल्कुल एक मज़बूत चीज़ की तरह बन जाएगा। जैसे लेदर का एक बैग होता है, उसमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है, इसलिए वो अच्छा बैग समझा जाता है। और अगर कोई बैग आपका कागज़ का है तो उसमें पानी डाला वो फट गया।
तो बच्चों को हमने कागजी नहीं बनाना, ठीक है। हमारी कोशिश क्या है, दादा दादी की कोशिश क्या है कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि मेरी एब्सेंस में भी वो मजबूत रहे, बिल्कुल। कहीं वो बिखर सॉलिड इंसान बने जो असल में दादा दादी एम्पावर करना चाह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। एम्पावर करने करते, ठीक है, उनके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ भी निकल सकता है, मगर जब आप ये सोचेंगे कि ये मोहब्बत में कर रहा है तो उस टाइम, मगर दादा दादी के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कि कंपैरिजन ना करें, और बच्चे को आप सैंडविच टेक्निक के साथ कोई चीज़ बताएं। सैंडविच टेक्निक क्या है? सैंडविच टेक्निक ये है कि ऊपर तारीफ, नीचे तारीफ, बीच में इस्लाह। वाह, ठीक है, ऊपर तारीफ, नीचे तारीफ, बीच में एक इस्लाह का जुमला छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी मिसाल दे के समझा सकती हैं? जी, अब बच्चा बहुत मोटा होता जा रहा है, हाँ। बस यार खोरी कर रहा है, उधर से जी फास्ट फूड खा रहा है, दिन में 3 कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, हाँ। और आपको नजर आ रहा है कि 3 सालों के बीच में डायबिटीज मेलाइटस हुआ ही हुआ। हाँ। ठीक है, अब दादी अगर कुछ कह रही है तो बच्चा जेनजी कह रहा है, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमारा छोटा बच्चा ये कह रहा है कि बॉडी शेमिंग हो गई। हाँ। ठीक है, अब अगर दादी बॉडी शेमिंग नहीं करेंगी तो या तो डायबिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें आप, या बॉडी शेमिंग को एक्सेप्ट कर लें। अब दादी को क्या कहना है, कितना प्यारा लगता है मेरा गुल्ला मुल्ला, और अगर तुम ऐसा करो कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये 5 के बजाय 1 पिया करो, ठीक है, तो फिर तुम ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, सही है, और फिर तुम गुल्ले मुल्ले भी रहोगे मगर एक्टिव ज़्यादा हो जाओगे। ठीक है, तो आपने सैंडविच किया, पहले उसकी तारीफ़ की, बीच में कहा ज़रा कम पियो, एंड में फिर तारीफ़ कर दी। अच्छा जी, मैं भी अपना, मेरा नवासा छोटा ना बहुत मोटा हो रहा था जी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती, मैं उसको प्यार करते ना, लेकिन मेरा गुद्दा मेरी जान, मुझे ऐसा गुल्लू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जानू आप स्विमिंग कर जाते हो तो कहते हो मैंने स्विमिंग नहीं करना, तो ऐसे करते हैं कि हम जो है ना घर की रोटी खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, आपने सैंडविच टेक्निक हाँ, यूज़ करेंगे, करी, घर की रोटी खाएंगे ना तो फिर हम स्विमिंग कर सकते हैं तेज तक। अब मैं उसको ये नहीं कह रही कि तुम बर्गर ना खाना या पिज़्ज़ा ना खाना, जी। तो मैं उससे ये कह रही हूँ कि घर की रोटी खाने से ना स्विमिंग बड़ी अच्छी होती है। तो वो उसके दिमाग में आ गया कि मैं रोटी खाऊंगा तो मैं स्विमिंग अच्छी कर लूँगा, क्योंकि मेरे बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मुझसे नहीं हो रही। हाँ, हाँ। तरीका अच्छा, बॉन्डिंग आपने शुरू में कहा था, माफ़ कीजिएगा आपकी बात मैंने वो कर दी, कि जो बॉन्डिंग है वो खाने से भी होती है। जिस माँ के हाथ का खाना बना होता है, और साइंटिफिक रिसर्च है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे सिक्रीट होते हैं कि मोहब्बत पैदा होती है। हाँ। ठीक है, वो जो कहते हैं ना माँ का खाना, वो बड़ी बात होती है। माँ अगर सिर्फ डबल रोटी पकड़ रही है या रोटी बना के दे रही है मगर अपने हाथ से, तो बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो मशीनी खाना तैयार हो रहा है तो बच्चा रोबोटिक हो रहा है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल क्योंकि agree कर- मशीन खाना तैयार कर रही है, हाथ लग ही नहीं रहा किसी का। बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे के अंदर मशीनी असरात आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो माएँ घर में इतना मज़ेदार खाना बनाएं, दादियाँ बनाएं कि बच्चा आए बैठ के खाए। कि दादी के हाथ का पराठा दादी के चाहिए हाथ भाई, का पराठा। वो वाली जी। चीज। तो डॉक्टर साहब एक और बात भी ना कि आजकल महंगाई के ज़माने में जी। माँ बाप जो हैं वो दोनों ही जॉब कर रहे हैं, मेजॉरिटी की जगह बिल्कुल। काम करते हैं, तो घर में होते हैं दादा दादी या नाना नानी। बिल्कुल। तो उनकी बॉन्डिंग जो है वो बच्चों से बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दादा दादी और नानी नानी को भी ये चीज़ें कि मतलब वो सिर्फ रोब डालने के लिए या मतलब बड़ा बन के उनको थोड़ा सा वो स्टिक होके नहीं करना चाहिए। और बहुत और softly मैं करना ये चाहिए। कहूँगी दादा दादी या नाना नानी को कि अगर वो चाहते हैं अपने बच्चों के बच्चों से बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाना, तो सबसे पहले वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर उनकी सेहत उनको इजाज़त देगी ना तभी वो उनसे बॉन्डिंग बना सकेंगे, वरना तो वो बेचारे ये तो एक सर्टेन एज में अपनी बीमारियों में, दवाइयों में, अपनी वॉक और उसमें ही फंसे रहते हैं। अगर वो पहले से ही वक्त मतलब एक्सरसाइज शुरू कर दें और वो सारी, तो जब उनकी फिजिकली और मेंटली वो एक सेहतमंद दादा दादी या नाना नानी होंगे तो ही तो वो इंजॉय कर सकेंगे अपने बच्चों को। सिंपल एज दैट। निदा, तुमने खुद अपना इतनी अच्छी मोबाइल- बात की है। मेरा नवासा पता क्या कहता है, मैं क्या नाम लेते हैं, माँ जी आप बुद्धि हो गई है ना, बुड्ढी को गुड्डी कहता है। गुड्डी है ना, हमेशा नीचे बैठ के नहीं खेल सकती, मुझे मजा नहीं आ रहा आपके साथ, आप ऊपर बैठी हैं मैं नीचे बैठ। आपको क्या सुनने को मिलता है? आपको भी कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे? अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैं जिस बात के मैं सोच रहा हूँ ना कि एक नया दादा कह लें, दादी कह लें, जो मर्जी कह लें,
एक नया एलिमेंट शामिल हो गया है जो गूगल अंकल है। गूगल अंकल ऐसा तो है। जो गूगल अंकल जो है उसके साथ इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनको बड़ी आसानी होने लगी, एक बटन दबाया सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल। अब वो जवाब उनके लिए ठीक था या नहीं था उसका कोई मेयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात। हाँ, तो ये गूगल अंकल के साथ जो उनको ताल्लुकात रखने हैं उसके बारे में आगाही कैसे होगी? ये कौन बताएगा? देखिए, गूगल गले नहीं लगा सकता, गूगल प्यार से गोद में नहीं बिठा सकता, गूगल खाना पका के नहीं दे सकता। ठीक है, गूगल जो है वो आपके साथ जो है वो बैठ के पुराने किस्से पे हंस नहीं सकता। एक ऑरा होता है हर इंसान का, आप तो बहुत बेहतर समझते हैं मुझसे ज़्यादा कि एक ऑरा होता है। ऑरा में क्या होता है कि आपकी हर बंदे की अपनी एक एनर्जी होती है। अब खुश रहने वाले बंदे का ऑरा और होता है, और जो थोड़ा मिजाज का ऐसा होता है कि खुश मिजाज नहीं होता, उसका ऑरा ऐसा होता है कि लोग उससे दूर भागते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और खुश मिजाज लोगों का ऑरा और एनर्जी ऐसी होती है कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सही कह रही सही हैं, है? बिल्कुल तो अपने ऑरा पे भी काम करें। अपने, और बच्चे जब आने से पहले छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे बच्चे हैं तो छोटी कहानियाँ पढ़ के रखें, लतीफ़े पढ़ के रखें। बच्चों को रोज़ रोज़ नई चीज़ सुनाएं, उनके साथ हंसें और हाथ पे हाथ मार के हंसें। और मतलब ये कि बच्चों को जो टच है ना, वो टच ख़त्म हो गया है। बच्चों को जो ह्यूमन टच है उसकी बहुत बड़ी अफादियत है। और वो टच आना चाहिए नाना नानी, दादा दादी से, माँ बाप से। तो वो टच जो है उसके बच्चों को इतनी आदत हो जाए, जिसको हम लम्स कहते थे, कि इंसान का जो लम्स होता है वो दूसरे इंसान में एनर्जी भर देता है। तो आज भी बच्चे चाहे जितना भी गूगल अंकल क्यों ना हो, मगर अभी भी गूगल अंकल जो है वो बच्चों को फ्लॉप है बड़ों मोहब्बत के आगे। नहीं दे सकता। मोहब्बत तो नहीं दे सकता। मोहब्बत नहीं दे सकता, नॉलेज लेकिन दे उनकी- सकता है। नॉलेज तो किताबों में भी थी, वो तो Knowledge- लाइब्रेरियों में भी थी। जी लेकिन वो पहले किताबें जो चीज़ थी जी, उसको पढ़ने में कोई तामुल होता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। सबर आता था। हाँ जी। ये तो घर में यहाँ बैठा हुआ है ना, हर वक्त हाथ में कि ये बटन दबाया उसमें जवाब आ गया। जी, तो इसलिए गूगल अंकल जो है किताब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है। इफेक्टिव हो गया। जी, तो उसके साथ भी तो गूगल अंकल से आप भी फायदा उठाते हैं कि नहीं? हाँ उठाते हैं। उठाते हैं ना? तो आप तो कूल दादा हैं, है ना? कूल दादा नाना है, नाना तो नहीं है, दादा। आप करती हैं गूगल से कुछ फ़ायदे उठाती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। क्योंकि जो हमारी जो नॉलेज है, जब हम लाइब्रेरीज़ जाया करते थे तो हम लाइब्रेरी में क्या करते थे कि कुछ सीखने जा रहे हैं तो तहम्मुल से पढ़ते थे, पेशेंस बहुत था। और दूसरे ये देखिए कि स्क्रीन के अंदर से जो देखना होता है ना, वो आंखों को थकाता है। किताब की जो खुशबू है और किताब को खोल के पढ़ने का जो अमल है वो बड़ा खूबसूरत है। सफ़े आप पलटते हैं और आप उसको देखते हैं तो आप पूरा उसको इत्मीनान से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि आप एक किताब देखने गए, दूसरी भी आपने देख ली, तीसरी भी देख ली, और अभी सबसे तालीम में कहते हैं फ़िनलैंड आगे है। तो फ़िनलैंड में बच्चों की स्क्रीन और ये सब सर्च इंजन्स बंद कर दिए गए हैं 16 साल की उम्र तक। ठीक है, उन्होंने बच्चों को दोबारा लिखाई पे लगाया है। जी, और कहा है कि यहाँ पे भी ऐसा जी, हो रहा है। मेरे बच्चे के स्कूल में बिल्कुल। इस बात पर जब उसको स्कूल में डाला था तब वो कहते थे राइटिंग क्या करना है, टाइपिंग करेगा। लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। बिल्कुल चेंज मेरा बच्चा भी 7th क्लास में आ रहा है, वो ज़्यादा लिखाई की तरफ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। अब ये इनसे गलती हुई है बीच में, ये गलती समझ हुई गए है, बहुत बड़ी गलती हुई है। बिल्कुल, और ऐसा ही है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग के ज़्यादा हिस्से रोशन होते हैं। बिल्कुल, और जब आप टाइप करते हैं तो कम हिस्से रोशन होते हैं। ये तो रिसर्चेज हैं, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, रिसर्चेज आई हैं। बिल्कुल। आप कुछ अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दें इस चीज़ में और फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। कौन से वाले पे, इस वाले पे, पहले वाले पे? पहले वाली किसी भी बात पहले वाले आज अपनी जनरेशन मुझे ये लगता है कि हर बात हमें उन्हें नहीं समझानी चाहिए। जिस पे कह रहे थे कि हमें बुज़ुर्गों को कैसे समझाना चाहिए, कुछ बातें हमें भी समझनी चाहिए कि उनके वक्त में वो अगर मजाक था तो आप इस चीज़ को मजाक लें। मैं तो कभी बुरा नहीं मनाया इस चीज़ को। अगर मुझे कहते थे कि यार बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हैंगर पे हमने कपड़े टांग दिए, तो मैं कहता था अच्छा, चलो एक एक्स्ट्रा हैंगर सुना आ है गया आपने आपके ये पास। जुमले सुना है? हाँ, तो मैं कहता था चले एक एक्स्ट्रा हैंगर आ गया आपके पास घर पर। गुड। तो मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया मैंने। हाँ। मैं ये समझ सकता था कि उनके टाइम का ये मजाक है और वो उस
पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हाँ। उनके, एक जो है वो मजाक की नीयत से कह रहे हैं। हाँ। वो कुछ बातें हमें भी समझनी चाहिए, इस जनरेशन को भी समझनी तो चाहिए। ये आपने वो बचपन यार, से ही ये सोचना शुरू कर दिया था या थोड़ा शऊर आने के बाद आपको मेरा उनकी हमेशा बातें ये बुरी होता था लगना कि नहीं? बड़ों का लिहाज करते हैं, बड़ों हाँ। की कोई बात अगर बुरी लग भी रही है तो दिल पे ना लो, खैर हाँ। है वो बड़े हैं, और हाँ। ये मेरे में था, तो बस मैं हाँ। मुझे लगता है कि So हमें basic- समझना चाहिए हाँ, कुछ बातें। बिल्कुल। हर एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो बॉन्डिंग ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पोते पोती या नवासे नवासियों में होनी चाहिए वो बरकरार रहे। बेसिकली ये जनरेशन्स आहिस्ता आहिस्ता दूर ना होती जाएं। हम उसके लिए कोई गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करें कि क्या गड़बड़ हो रही है। हमारे साथ दुआ है और दुआ अपना शिकवा लेकर आई हैं। इनको क्या शिकायत है ग्रैंड पेरेंट्स से? मुझे अपनी दादी से ये कंप्लेन है कि वो बस हर वक्त शादी की बात करती रहती हैं कि शादी कर लो, हम तुम्हारी एज के थे तो हमारे बच्चे थे, और वो चाहती है मैं पढ़ूँ ना आगे। और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी पढ़ाई के बारे में और अदर अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करें। इवन मैं उनके साथ किसी इवेंट में भी जाऊँ तो वो मुझे दूसरी लड़कियों की एग्जांपल देती रहती हैं कि वो तुमसे छोटी है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, हम 15 साल के थे तो हमारी शादी हो गई थी, हमारे इतने इतने बच्चे हो गए थे। ये कंप्लेन है मुझे। मेरी भी वैसे यही वाली सोच है, दादी और नानी वाली सोच है। मेरी भी यही हाँ, सच्ची बात है। मैं दादी नानी अभी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है इन सारे एक्सपर्ट से मिलने के बाद कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो आपने कब आपके बच्चे कब होने हैं, एक सर्टन टाइम बाद, औरत के लिए ख़ास तौर पे एक सर्टन टाइम बाद आप मिरेकल हो तो माँ बन सकते हैं, वरना जो आजकल की बच्चियाँ हैं वो ये सोच रही हैं पहले हम पैरों पे खड़े हो जाएं, जॉब भी कर लें। तो ऐसा क्यों है कि सब चीज़ें अलग अलग हो रही हैं? ये सब चीज़ें वाइस वर्सा साथ साथ भी तो हो सकती हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ कहती हूँ कि नहीं, टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। बट अभी एज इतनी भी नहीं है कि शादी कर लो 18 की एज में ही। नहीं, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया। मयाना रवि तो होनी चाहिए। वो 2 साल से ऐसे ही करें कि पढ़ो नहीं, बस ये सब कर लो। पढ़ाई के में भी टोकती रहती है कि छोड़ो, क्या करोगी पढ़ लिख कर, हाँ ये सब। हाँ, ये तो खैर इससे हम आपके फिर आप साथ हैं। दादी को क्या जो है कि बताती हैं, क्या एविडेंस देती हैं, या मैं कहती हूँ पहले मैं अपना करियर बना लूँ, थोड़ा जॉब कर लूँ, थोड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ में जी लूँ, उसके बाद मैं कर लूँ। उसके बाद आप ये तो कहती हैं ना कर लूँगी, कर लूँगी, ये इवेंचुअली बात मैं नहीं कर है लूँगी। जी, क्योंकि अभी तो एज इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि अभी कर लो। तो पहले करियर इम्पोर्टेंट है आज उनकी की लाइफ कहने में। की वजह से अम्मा अब्बा उनकी तरफ माइल होते हैं, यानी कि वो जो सही कह रही हैं। लेकिन वो प्रेशर बहुत डालती हैं, बट वो मेरे साइड पर ही हैं। जब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फायदा फिर क्या उनकी बात बट बुरा मेंटल मनाना? हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना इस वजह से। ओके। एक घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम 2 कान इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे अक्सर कहते थे ना 2 कान इस्तेमाल करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लोगों को ये ऐसा जुमला। क्यों लगता है कि शादी के बाद करियर नहीं बन सकता? मतलब शादी के बाद भी तो करियर बन सकता है। आप बिल्कुल, study मेरी continue बेटी कर का तो सकते शादी के बाद ही बना है, उसने सब कुछ एक्चुअली शादी के बाद उनका किया। खुद नहीं बन पाया। अगर देखा जाए उनकी छोटी छोटी उम्रों में, शायद 18 से पहले ही उनकी शादियां हो गई और उनके हाथ में बच्चे आ गए। तो जब छोटे बच्चे आ जाते हैं और उनकी एक जिम्मेदारी होती है, सो उस वक्त तो आप और ख़ास तौर पे ये जनरेशन तो हैंडल ही नहीं कर पाएगी। बच्चा रो रहा है, वो खुद भी रोना शुरू हो जाती हैं बच्चियाँ तो अक्सर। सो वो ये थोड़ी सी वही कागजी वाली जनरेशन है ना। वो वाली बात। आप दादी से पूछिए कि दादी आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा है जल्दी शादी करने का, या अपनी एजुकेशन को छोड़ के शादी करने का क्या फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? मुझे कहती है पढ़ लिख कर भी क्या करोगी, आपको बस चूल्हा ही चूल्हा तो करना है और क्या अल्लाह! करना है। मतलब नेचर फिर mental होता है health चीज़, disturb होती है इंसान की नेचर पे डिपेंड ठीक करता है। ठीक सही है। ओके, हाँ जी। तो आप लोग इस पे क्या राय देंगे? मैं तो आपके शो में पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे तो शादी करनी है, माँ बनना है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो नहीं। हाँ, लेकिन अगर बहुत छोटी एज में बोल रहे हैं तो वो फिर अंडरस्टैंड करें ना कि अभी हाँ। अगर अच्छा रिश्ता आता है तो आप छोटी एज में भी कर लो, इसमें बुराई तो नहीं है। नहीं, आप इसको दादी को कहना चाहिए, दादी आप रिश्ता देखें, अगर हाँ। आपको मुनासिब लग रहा है तो अभी तो जाहिर है कि शादी करने में भी 1-2 साल लग जाते हैं। मैं भी यही कह देती हूँ, दादी भी खुश, अच्छा आप है, भी दादी को काम पे लगा दे। रिश्ता ढूंढे दादी, अब रिश्ता ढूंढेगी दादी। दादी काम पे लग जाएंगी। आप क्या कहते हैं? मुझे जरा मर्दों का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर दादी और नानी ये कहती कि भाई बच्ची की जल्दी शादी हो जानी चाहिए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप तो कूल दादा है ना। देखिए,
ये फैसला जो है ना कि बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, ये माँ बाप को बहुत सोच समझ के करना चाहिए ताकि उसकी जो अपनी एम्बिशंस हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। क्योंकि जाहिर है अगर शादी होगी तो उसकी घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, बिल्कुल। बाल बच्चे भी होंगे। हाँ और अगर वो समय फ़र्ज़ कीजिए वो डॉक्टर बनना चाहती है हाँ, और वो डॉक्टर नहीं बन पाती तो उसको एक रिग्रेट रहेगा कि सारी मैंने जिंदगी। सारी ज़िंदगी। हाँ, तो इस सिलसिले में मेरा ख़्याल है माँ बाप को और दादा दादी दोनों को बहुत इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए और उसका ट्रेंड उस अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ क्योंकि घबराहट नहीं होनी चाहिए शादी करा दे। शादी किसी उम्र में भी हो सकती है, तो ये नहीं मैं कहता कि 70 साल की उम्र में करो उसमें भी हो जाती हैं। हाँ, और क्या आजकल तो बहुत हो रही है। हाँ हाँ, आजकल तो लेकिन- ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन हम यंगर लॉट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो उसका ट्रेंड को ऑब्जर्व करें, उसकी प्रायोरिटी को समझने की कोशिश कोशिश करें करें। हाँ और फिर उसके साथ अगर वो इतनी समझदार है कि वो आगे चलना चाहती है तो फिर आपस में गुफ्तगू से बहुत से मामले जो है ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन लेकिन बहुत ज़रूरी है। अपने फैसलों को थोपना बेसिकली नहीं चाहिए। आप थोपना ये नहीं कह चाहिए। हाँ ठीक है। अब आप क्या कहें? देखिए जब हम कोई नई सोच देते हैं ना तो हम बेसिकली एक तालाब में एक कंकरी फेंकते हैं, ठीक है। जब तालाब में कंकरी फेंकती है तो एक गोल गोल दायरे बनते हैं, सही, और वो दायरे थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते हैं। कोई एक कंकरी फेंकने से आपने कभी देखा कि तालाब में सुनामी आ गया? कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो दादी एक कंकरी फेंकती हैं हल्की सी, ठीक है, जिससे आपको एक नया आइडिया जनरेट होता है, सही है? अब आप अगर वो आइडिया ही जनरेट नहीं करेंगी तो आप तो कभी शादी के बारे में सोचेंगी ही नहीं। हाँ। अगर आप शादी से इख्तिलाफ भी कर रही हैं तो फिर भी शादी का ख्याल तो आ रहा है ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है। देखिए हम बच्चों को कहते हैं बचपन की उम्र में पढ़ा दो, बचपन की उम्र में कुरान ख़त्म करा दो, बचपन की उम्र में उनको जो है कि वो थोड़ी थोड़ी दुआएं सिखा दो। क्यों कहते हैं? एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है, एक एज होती है, उस पर बच्चा हर आवाज़ हलक से निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद वो नहीं निकाल सकता, इसलिए इन कामों में जल्दी की जाती है कि बच्चे को पढ़ाई पे डाल दो और वो 18 साल की उम्र तक K-12 एजुकेशन ख़त्म कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बायोलॉजिकली सेट होती हैं, ये स्टैंडर्ड्स। तो बायोलॉजिकली दादी अगर कह रही हैं कि बायोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम आएगी अगर देर हो जाएगी तो बच्चों की पैदाइश में बहुत सारी तो प्रॉब्लम्स। अब जी, और देखिए जब बच्चियां रिलेशनशिप्स रख सकती हैं लड़कों के साथ तो शादी क्यों नहीं रख सकती, ठीक है। एक सवाल है, मासूम सा सवाल है कि जब आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड है और आप उसके साथ जो है वो बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो शादी भी कर सकते हैं। शादी एक एडिशनल जिम्मेदारी ज़रूर है। फिर दादी को भी कुछ जिम्मेदारियां दे दें, कहें दादी आप रिश्ता ढूंढें और अगर बच्चे पैदा हो गए तो वो भी आप ही पालेंगी, मगर मैं भी पढ़ाई करूंगी, ठीक है। लेकिन आपने बात बड़ी अच्छी की जी, है कि जब बताइए। आप दोस्त रख के उनसे बातें कर सकते हैं, जी। आप चाहते हैं कि हम उनके साथ कॉफ़ी पे चले जी जाएं जी, सर, तो शौहर के साथ क्यों बाकी नहीं? शौहर के साथ क्यों? शौहर के साथ मेरा कॉफी मेरा पे एक चले सवाल जाएं। है इस पे जी ज़रूर। कि मुझे लगता है कि शादी के बाद ना हमारे यहाँ ऐसा लगता है लड़की जैसी अपने घर पर है वो ससुराल में वैसी नहीं होगी। उससे डिमांड की जाएगी कि तुम खुद को बदल दो, तुम इस तरह अब रहोगी, इस तरह रहोगी। तो इस डर से लड़की को लगता है कि शायद मैं अपना वो जो करना चाहती हूँ लाइफ में वो नहीं कर पाऊँगी, Yes. क्योंकि मुझे उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैं इस पे चाहता हूँ कि मुझे लड़की जैसी अपने घर पर है उसे वैसे ही कबूल करके आप अपने घर पर वेरी रहें। गुड, बहुत अच्छी। बीच में जाकर बदल ना जाए, वो कैसे बदलेगी? वो हाँ। जैसी है वो वैसे ही और जिएगी। लड़कियां आजकल इसी डर के मारे शादी वो नहीं करती। शादी नहीं और करेंगी। लड़के कुआरे रह रहे हैं, उनकी शादी हो नहीं रही क्योंकि हाँ। लड़कियां शादी करना नहीं हाँ। चाहती। एक ये डर है। तो मुझे ये लगता है कि जैसी लड़की है उसे वैसा कबूल करके अपने घर पे लाएं, जैसी वो अपने घर पर रहती थी आपके घर पर भी वैसी वरना रहे। सारे वो लड़के अपनी कवारे मर्जी मर से। जाएंगे। ऐसा ही सोच है। लें। और वैसे भी ना देखिए ना, हम लोग मतलब स्पेशली लड़का वो अपने आप को नहीं बदलते तो लड़की को बदलना चाहते हैं, तो लड़की कैसे, लेकिन ये है कि क्यों अच्छे बदलना लोग चाहते हैं आप? वो बदलना क्यों चाहते हैं, वो अपने उसकी घर में जी रही थी पर्सनैलिटी ना। है जिसको आपने पसंद किया, हाँ, ठीक है ना। आपने पसंद किया कि लड़की कितनी शौक है, कितने मज़े मज़े की बातें करती है। जब शादी हो गई तो लड़का ये क्यों कह रहा है कि
सोबर बन के रहो, हाँ। इतने जोक्स क्रैक करने की क्या जरूरत है? हाँ। और पहले पसंद उसी बात पे जी, करता है। पसंद हाँ। जो मेरी आपने अम्मी को ये देखा नहीं था। पसंद, मेरे अब्बू को ये नहीं पसंद, जी, भाई फिर आप मत लेकर जाओ उसे अपने हाँ। घर। बिल्कुल आप वैसे ही पसंद कर लें जैसी आपको चाहिए। हाँ। मसलन बहुत एक लड़की जो है वो रिलीजियस है, तो आपको तो पता था कि वो रिलीजियस है, अब अगर आप उसको कह रहे हैं आप दुपट्टा क्यों ओढ़ रही हैं इस तरह से, हाँ। तो आप भाई जो आपको पसंद है आप फिर उस तरह के लोग को पसंद कीजिए ना। हाँ। तो ये नहीं है कि आप उसको लाके उसकी शख्सियत ही बदल दें। 20 साल लग के माँ बाप ने पाला है और उसकी एक शख्सियत बनाई है, इसीलिए बनाई है कि अगर किसी के साथ मैच करती है, अब बहुत से बटन पड़े हों तो वो सब बटन तो एक दूसरे के साथ नहीं लग जाएंगे ना, जैसे टच बटन्स होते हैं या कुछ होता है, वो तो उसी बटन के साथ लगेगा जो उसके जोड़ है। उसका जोड़ है। जी, तो जोड़ ढूंढना चाहिए ना। मैंने शादी अक्सर को बोलो ये जोड़ ढूंढे, हाँ, जोड़ ढूंढे जैसा ये जैसे बटन आप- ढूंढे जो लग बिल्कुल। जाए। और दूसरा ऐसा ये टच कि बटन अगर ये कह रही है कि उसको शादी के बाद पढ़ना है, तो हम डिमांड कह लें कुछ भी कह दें, हम अपने मतलब ससुराल को बता सकते हैं कि भाई उसको आगे इजाज़त दे दें। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इजाज़त दे देंगे, शादी के बाद कहते नहीं अब ये काम है, मुकर वो है, जाते हैं। मुकर जा, तो इजाज़त उससे भी फिर क्यों उस लेनी वो है? भी बहुत ज़्यादा आपको इजाजत भी इजाज़त क्यों नहीं लेनी? लेनी, मतलब इजाज़त नहीं कह, आप उनको बता दो कि वो शादी बता के बाद पढ़ेगी, जी, आप ये आपके बता दो। गुलाम नहीं है कि आप इजाजत लेकर जाएंगे। और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप मना कर दो कि हम रिश्ता नहीं कर सकते। अगर वो पढ़ना चाहिए तो उसको मैंने इजाज़त लेने की अक्सर ज़रूरत नहीं, मर्दों पढ़ को सकती कहते है। हुए देखा कि मुझे शादी के बाद ये करना है, मुझे शादी के बाद ऐसे, तुम्हें क्यों? उसकी मर्जी कौन पूछेगा? तुमने उससे पूछा कि यार मैं ऐसा चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? अब दोनों की शादी हो रही है ना, वो आपकी गुलाम बनकर, आपकी बांदी बनकर आपके पास नहीं आ रही, वो आपसे शादी करके आ रही है, निकाह करके आ रही है आपके घर पर। तो जैसा वो चाहेगी उसे उस तरह जीने दो जैसा तुम चाहते हो। तुम एक दूसरे से हाँ मशवरा ज़रूर कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, अपना बता सकते हो। मेरी भी यही बीच ख्वाहिश की है कि जो भी- मेरी बहू आए तो उसको मेरा याद ही ना आए, वो जाए ही ना कि नहीं मैंने तो इधर ही रहना, मैं नहीं जा रही। तो, क्योंकि आप बहू जो होती है वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा एहसास है जो ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो बिल्कुल। हम उससे प्यार क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सो कुछ कहेंगी आप इस? बड़ी अच्छी बात इन्होंने हाँ, की है। हाँ। और ये बड़े पॉपुलर हो जाएंगे और इनके बड़े मैं वही रिश्ते कह रही हूँ, बड़े आएंगे। रिश्ते बड़े आने रिश्ते वाले आने वाले हैं। लड़का ये कमारा नहीं रहेगा इसने ग्रीन अपना- फॉरेस्ट लड़का। हाँ अब देखिए बिल्कुल। ये बात है जो आजकल की जनरेशन की बहुत अच्छी है। हाँ। इतनी अच्छी बात है कि एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज। हाँ। ठीक है ना? सही बात। अच्छा देखिए थोड़ी बहुत मुफाहिमत तो हर कोई करता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आप कह रहे हैं मैंने आज चावल खाने हैं, वो कह रहा है मैंने रोटी खानी है, तो आप उसके बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर मुफाहिमत करेंगे कि अब इतना एक्सटेंसिव मेन्यू तो नहीं बन सकता, या जो भी और भी चीज़ अगर कोई मुखालफत आ रही है वो उसको किस तरह से आपने निभाना है। मगर जो उसकी जनरल पर्सनैलिटी है, अगर आपको उसको आपने तोड़ दिया, अगर आपने उसको बदलने की कोशिश की, तो अब तो आपको वो इंसान मिलेगा ही नहीं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगी। अगर आपने उसकी पर्सनैलिटी बदली तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ। तो इसमें लोग ये समझ रहे हैं कि जो किसी जगह पर आके एडजस्ट होना और पर्सनैलिटी को चेंज करना दो अलग अलग बातें हैं। एडजस्टमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर पर्सनैलिटी को चेंज करना जो है वो दूसरे बंदे को कंफ्यूज करने के बराबर अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इनका तो ये है कि इनके पेरेंट्स इनके साथ हैं, जी। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसे बुजुर्ग है घर के जिनकी काफ़ी डोमिनेशन है और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके हूँ पे हाँ चलता है। अब आई डोंट नो, या तो उनके पास बहुत जायदाद होती है जी। या बचपन से ही रोब उनका एक डर, ऑरा, एक डर। डर होता है, पूरे खानदान उनकी बात डर सुनता बैठाया होता है। तो इस तरह के भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं इसकी शादी तो मतलब पोता पोती को इनकी शादी आपस में होगी। जी। बहुत सारे ऐसे घराने हाँ, भी ना, हैं ना, अभी ना, तक। बिल्कुल, मैंने कह दिया भाई, मैं दादी या दादा कहते हुए चले गए थे कि इन पोता पोती की आपस में पैदा होते ही उन्होंने रिश्ता जी तय कर दिया कि ये होगी भाई फिल्मी। के बेटे से होगी, बहन के बेटे से एग्जैक्टली। होगी। अब वो बेचारे बड़े हो गए हैं, उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई उनकी मंगनियां बचपन से कर दी हैं। ये चीज़ें अभी तक होती आ हो रही रही हैं। हैं जी। और इसके ऊपर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे हम बात करें जेनजीज को कुछ शिकायत है तो भाई उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी कुछ शिकायत उनसे हो सकती है। सो हमारे साथ एक ग्रैंड पेरेंट हैं और उनको क्या शिकायत है। सीमा जी, आपको क्या शिकायत है आपके
मुझे तो पोता पोती से है कि नवासा नवासी? पोती से पोती पोती से। से है बहुत शिकायत मुझे। अच्छा, क्या भाई? क्योंकि ना वो जो है जब तक छोटी थी तो सुनती थी बड़ी मेरी बातें, बड़ा अमल करती थी। लेकिन जैसे ही वो 70 की हुई और वो बाहर जो उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू किया तो बस वो चेंज हो गई। अब उन्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ। 17 साल की हो गई हैं। हाँ, अब वो कहती है आप नहीं समझती, आप नहीं जानती। हाँ। आपको क्या पता, आप अपने ज़माने की बातें छोड़ें। हाँ। वो हमेशा मुझको यही कहती है, जब मैं उनको टोकती हूँ ख़ास तौर पे बर्थडे इवेंट पे जाना है तो गेट टुगेदर है, ठीक है, ओके आप गेट टुगेदर करें, लेकिन आप टाइम से घर आ जाएं। नहीं लेट नाइट आ रही है या हम स्टे कर रहे हैं, नाइट पिकनिक है, हम लोग नाइट इंजॉय कर रहे हैं, तो ये तो मैं तो इसको अच्छा नहीं समझती। बहुत मेरे नज़दीक बहरहाल ये बात अच्छी नहीं है। उनके वालिदैन इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं उस बच्ची को बहुत समझाती हूँ। लेकिन जब मैं उसको समझाती हूँ बस वो मुझसे नाराज़, घर में एक लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल ख़राब होता है सबसे ज़्यादा। इवन ये कि अभी उन्होंने ना एक प्रोग्राम बना लिया है पाकिस्तान टूर पे जाने का। अच्छा। गेट टुगेदर। अच्छा। देखें लड़कियों को छोड़ना थोड़ी चाहिए, रात भर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो अपने जाते थे, नहीं तो वो ग्रुप के साथ बनाया है, मतलब ये ग्रुप तो है लेकिन सिर्फ यंग जनरेशन, कोई बड़ा नहीं है। मतलब स्कूल्स के नहीं नहीं, अपना इन लोगों ने बनाया, दोस्तों ने, हाँ अपनी दोस्तों ने, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने सब पुराने नए सब मिल के जा रहे हैं। हाँ। तो इस पे मैंने बहुत शोर किया, शोर करने का नतीजा क्या हुआ, बेइज्जती हुई मेरी। हाँ। आपको नहीं पता आजकल यही चल रहा है, कोई नहीं एतमाद करे ना। आप ये क्यों कर रही हैं, हर वक्त शक शुबा पाबंदियां हर वक्त आप लगाती रहती हैं मेरे ऊपर ना। आपकी बहू नहीं, नहीं, आपकी बहू और बेटा कुछ नहीं कहते? ज़्यादा नहीं कहते, वो बताते हैं चुप रहते हैं हमारे सामने, लेकिन वो साइड उन्हीं की लेते हैं, अपनी बेटी की लेते हैं, वो प्रेशर में अपनी बेटी के रहते हैं। अच्छा देखिए, अब हम बड़े बीच में फंस गए हैं डॉक्टर नौशीन। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है तो उन्हें ऐसे अकेला भी छोड़ना पड़ता है, फिर इनका कहना भी गलत नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ क्या करें। वो हमारी जो जनरेशन है वो ऐसी जनरेशन है, हमें अपने बड़ों की भी हम सुनते थे, हम अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं, और हम फिर इस दोराहे में फंस जाते हैं। कभी कभार हम उनकी साइड ले लेते हैं, जबकि दिल हमारा भी डर रहा होता है कि यार 17 साल की बच्ची को अकेले भेज दें, और फिर पूरी गर्ल्स या पूरी गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठा जा रहे हैं, जज्बाती लोग हैं, कोई बड़ा साथ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन में फंस जाए तो कोई समझदार नहीं होगा तो ये कैसे निकलेंगे उससे। जी बिल्कुल। सो डर भी रहे हैं और ज़माने का तकाजा भी है कि यार सब बच्चे जा रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, और वो कितना कॉन्फिडेंट है, हम अपने बच्चे को घर में बंद करके कैसे रख लें। सो हम बड़े फंस गए हैं इस चीज़ को सोचते हैं। जी, क्या करना चाहिए? उसमें देखिए, आप बच्चे को ये मत कहें कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, आप बच्चे को कहें कि हमें दुनिया पे एतबार नहीं है, ठीक है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पे एतबार नहीं है। अब जो टूर ऑपरेटर ही ले जा रहा है उसको हम थोड़ी जानते हैं वो कौन है, किस कुमाश का है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो जो वहाँ पर जब जाते हैं तो मिलके नशा भी करते हैं, ठीक है। सबसे जो हर खराब कोई नहीं, कुछ लोग। जी, कुछ लोग जो हैं वो ये भी कर रहे होते हैं। अब उसमें मसला ये आता है कि अगर तो आप सही दिमाग हो के बैठे हुए हैं फिर तो ठीक है, मगर अगर आपने कोई नशा भी किया हुआ है और फिर कोई मसला आ गया तो अब आप उसका हल तो नहीं निकाल सकते। अब देखिए, कुछ ही बच्चे, कुछ ही लोग, अफराद, कल परसों की बात है कि वो एक बड़ी सी गाड़ी लेके नारायण गए और पानी में उतर गए, ठीक है। अब उनके साथ कोई बड़ा होता तो उतरने देता, ठीक है, बिल्कुल नहीं उतरने गाड़ी देता ना। समेत पानी में जी, उतर। गाड़ी समेत उतर गए कि जी टिकटॉक बना रहे हैं तो बड़ी हमारी कोई शोहरत हो जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए, इतना खर्चा हुआ, उनको बचाया गया, सब कुछ हुआ। तो बच्चे जो हैं उनके बीच में एडवेंचर की एक मौजूद होती है, एडवेंचर की एक यंग एज है, जिबिल्लत होती है जब उनकी कि बिल्कुल। वो हो। तो इसीलिए जब 2-3 जनरेशन्स होती हैं, दादी का और मिजाज होता है, माँ बाप का और बच्चे का और, तो मिल के वो अच्छा फ़ैसला कर लेते हैं। और बच्चों की जो एडवेंचरस जिबिल्लत है उसको कहीं और निकलने देना, मतलब बच्चों को कहीं एक्चुअल एडवेंचर पे लेके जाएं, आप पास खड़े हों तो बच्चे वो करें। तो स्कैफोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि जब तक छत तैयार नहीं हुई तो जो कमरा है, जब इमारत ज़ेरे तामीर होती है तो कुछ सतून लगे होते हैं,
उन सतूनों को कुछ मुझे अभी लफ्ज़ याद आ जाएगा क्या कहते हैं, मगर वो सतून लगाते हैं और फिर छत डालते जो हैं। पिलर्स होते हैं, जी, जब पिलर्स होते हैं तो छत डलती है। जी, कोई आपको वो लफ्ज़ याद आ रहा है क्या होता है? पिलर्स, जी, होते पिलर्स हैं, लगे पिलर्स होते हैं। और फिर उसके बाद जब वो पक्की हो जाती है छत, तो फिर वो पिलर्स हटा दी जाते हैं। वो डंडे लगे होते हैं। अक्सर जी। कंस्ट्रक्शन पे जब आप जाएं बिल्कुल। तो जब छत डलती है डंडे लगाए हुए होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं। उसको इंग्लिश में Support स्कैफोल्डिंग के कहते लिए। हैं। तो जो माँ बाप और दादा दादी होते हैं वो स्कैफोल्डिंग होते हैं, वो बच्चे को तब तक सहारा देते हैं जब तक वो एम्पावर हो जाए। अगर माँ बाप ये देख लें कि ये बच्चा जो है ये फ़र्ज़ कीजिए अपनी दोस्त के घर तक गया और ज़िम्मेदारी के साथ वापस आया, ना वहाँ उसने कोई गड़बड़ की, ना कोई ऐसी शरारत की कि उसको नुकसान हो, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को एम्पावर करें, ठीक है, और उसको फिर भी ख़बरगिरी में रखें। उससे कहें कि आपने रोज़ सुबह और शाम मुझे एक टेलीफ़ोन करके अपनी लोकेशन बतानी है। यानी अगर आप उसको जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो हम पतंग को छोड़ देते हैं, ना इतना खींचते हैं कि वो उड़ ही ना सके। तो इंसानों के साथ भी डील करने का तरीका म्याना रवि का होता है कि आप बच्चे को बिल्कुल रोक भी नहीं सकते, मगर आप उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे तो बच्चा नुकसान उठाने के बाद आके दादी का ही गिरेबान पकड़ेगा कि दादी आप तो इतनी अक्लमंद थी, इतने रोब वाली थी, आपने मुझे ज़बरदस्ती क्यों नहीं रोका? कब जब हम- आपको मालूम था, कब हम- बच्चे ये भी कह सकते हैं। डॉक्टर नौशीन, कब हम बच्चों पे ट्रस्ट करके उनको भेज सकते हैं इस तरह के लिए, दुनिया को फतह करने के लिए? जी। कब कब कर सकते हैं? हर बच्चे को अलग अलग, अच्छा, जी, हर बच्चा अलग टाइम पर जो है वो जज्बाती तौर पे मैच्योर होता है। जैसे दो बहन भाई हैं जी। तो माँ को लगता है कि ये एक मेरा जो ये बच्चा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वो बहन का ख्याल रखना या भाई का ख्याल रखना, अक्सर आप घरों में देखती हैं ना, एक को जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाती किसी है। वजह से। किसी अगर आप बच्चे को फ़र्ज़ कीजिए कि दुकान तक भेजें पैसे दे के और सौदा दे के, अब आपने देखा वो आया है, आधी सौदे की चीज़ें लाया है, पैसे गिने नहीं उसने, तो अब आप क्या उस बच्चे के बारे में राय कायम करेंगी? यही करेंगी ना कि अभी ये पुख्ता नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आप बचपन से बच्चों को कहीं नाइट स्टे की आदत नहीं डालते और परमिशन नहीं देते, तो मेरा ख्याल है उनको ये पता चल जाता है कि कुछ भी हो तो हमें नाइट स्टे तो नहीं मिलना, बिल्कुल। हम वैसे जा सकते हैं किसी पे। तो ये बचपन से ही आदत होती है नाइट स्टे करने की, या बच्चों को एकदम देखिए आजकल जो वो है ना, करने की। मैं आपको बताऊं, माहौल, सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। बचपन से आदत नहीं डाली, लेकिन आजकल की जनरेशन एक साथ मिलकर जो इस तरह की बैचलर पार्टी और पता नहीं क्या क्या शादी होती है, तो उससे पहले क्या होता है, ब्राइडल शावर, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, और इस तरह साथ गर्ल्स ट्रिप या बॉयज़ ट्रिप, ये सब चीज़ें आपको इर्द गिर्द में नज़र आने लगी हैं। तो अगर आपने बचपन से भी आदत नहीं डाली ना, तो जो सराउंडिंग्स हैं वो भी तो ऐसे होता है, उनके घर में तो भी ऐसे होता है। सो इससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। सराउंडिंग जो है, देखिए हर घर की values अलग बात ये है हाँ। कि आपका जब बच्चा है वो आपका बड़ा कीमती चीज़ है। बच्चों को नहीं पता कि वो कितने कीमती हैं हमारे लिए, कि हम तो ख़त्म हो जाते हैं ना बच्चों के साथ ही। तो आप जहाँ वो जा रहे हैं, जब तक आपको खुद उस माहौल का और उन लोगों का नहीं पता, तो आप खुद उनके साथ दोस्तियाँ करें। जो दोस्त हैं उनके मतलब घर वालों दोस्त के पेरेंट्स के साथ आपकी ज़रूरी है। चाहे अब मेरी बेटी नहीं करती, मतलब जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ दोस्ती नहीं है मेरी बेटी, लेकिन मेरी सबके साथ दोस्ती है। मेरे जितने नवासे नवासी हैं ना, उनके सबके नंबर्स, उनके दोस्तों के नंबर, उनके पेरेंट्स के नंबर, कहाँ रहते हैं, उनको अपने घर बुलाना, चाय पे बुलाना, कभी खाने पे बुलाना, मैं ज़रूर करती हूँ, इसलिए अच्छा, कि मैं इन्वॉल्व होती हूँ। आप देखिए घर में हम बिल्ली भी रखते हैं तो हमें पता होता है इसको ये खिलाना है। बिल्कुल। अरे बिल्ली हमारी चली गई कहीं, उसके पीछे पीछे इतना फिरते हैं। परेशान होते फिर पौधा रखते हैं, आप कहते हैं पौधा ये छाँव का है, ये धूप का है, तो बच्चे का क्यों ना ख्याल रखें। अच्छा, अब मैं कंक्लूड करूंगी, प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है। सो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का आज मकसद ये था कि जो एक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी जो बेसिकली एडवांटेज है हमारी कल्चर का कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या सबका एक साथ जोड़े रहना, वो एडवांटेज हमारे हाथों से फिसलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और वो एक इसको बरकरार रखने के लिए जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझाने के लिए आज का शो हमने डिज़ाइन किया था। एक एंड कंक्लूजन मैं आपके हवाले करती हूँ। सो बेसिकली हम इस चीज़ को अपने हाथ से फिसलने से कैसे बचाएं। दादी अपने बच्चों से ज़्यादा राब्ता करें और बच्चों के थ्रू पोते पोतियों को समझाएं। ओके, मैं तो आपको ये कहूँगी। ये बहुत एक अच्छा आइडिया है
कि बेसिकली डायरेक्ट समझाने के बजाय जी। वो एक जो ब्रिज है जनरेशन का, पावर उसको बच्चों इस्तेमाल के करें। पावर जो है वो माँ बाप के हाथ में दें, हाँ। मगर दादी माँ बाप को समझाएं कि अपने बच्चे को ये कहो। हाँ, जी, डायरेक्ट समझाने डायरेक्ट नहीं समझाएं, ताकि अपने ताल्लुकात नहीं खराब नहीं तो दादी और पोती का ताल्लुक खराब हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये एक लाइन है बहुत बारीक सी, और इस पे अमल करना इतना मुश्किल ही भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो बच्चे जिनको आप देख के जीते हैं और आपकी उम्र बढ़ जाती है उनको खेलते हुए देख के, उनसे आप दूर ना हो, तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी राह इख्तियार करनी पड़ेगी और अपने बच्चों के अपने आप से करीब रखें, क्योंकि अगर आप उनको अपने आप से दूर कर देंगे फिर आप उन्हें कैसे संवारेंगे, नहीं संवार पाएंगे ना। तो बस इस प्रोग्राम पे गौर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का शुक्रिया। अपने अपने ख्यालात का इजहार करने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।